हेलो बच्चों, जय हिंद। देखिए, आप लोग का एग्ज़ाम इस बार 2026 में 17 फरवरी से स्टार्ट है। इसमें मैथ का जो सब्जेक्ट है उसमें ऑब्जेक्टिव का जो पोर्शन है वो 50 नंबर का होता है। ठीक है, तो हम लोग क्लास में तो पूरा पढ़ लिए हैं। हम सोच रहे हैं ये जो क्वेश्चन बैंक है आपका, मतलब 2011 से लेकर के 2025 तक, उसमें एक एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो है हम वीडियो के माध्यम से करवा देते हैं। आप लोग घर बैठ करके आराम से रिवीजन करेंगे और मैथ में ये जो ऑब्जेक्टिव वाले पोर्शन है उसमें 50 नंबर जो है पूरे कवर कर लेंगे। आप लोग अगर कोई भी पेपर उठा करके देख लीजिएगा तो उसमें क्या होता है, या तो क्वेश्चन डायरेक्ट क्वेश्चन बैंक से रहता है या उसी के जैसा रहता है। नहीं तो आज जो है हम लोग 2011 में लगभग 20 ऑब्जेक्टिव पूछा गया है, उस सारे क्वेश्चन को कवर करेंगे। ठीक है, चलिए आज का हमारा पहला क्वेश्चन है कि निम्न में परमेय संख्या कौन है। तो वैसे देखिए, वैसे परमेय संख्या का परिभाषा होता है कि जिस संख्या को हम लोग p बटा q के रूप में लिख सकते हैं, मतलब भिन्न के रूप में लिख सकते हैं, उसे हम लोग क्या कहते हैं, परमेय संख्या। जहाँ q में 0 नहीं होना चाहिए, नहीं, लेकिन यहाँ पर क्या है, रूट के अंदर सारी संख्याएं दे रखी है। तो इसमें क्या होता है कि रूट के अंदर में जो संख्या है अगर वह पूर्ण वर्ग संख्या है, ठीक है, तो वह परमेय है। अगर पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है तो वह परमेय नहीं है। जैसे √3 पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, क्योंकि हम लोग 3 का वर्गमूल डायरेक्ट नहीं निकाल सकते हैं। ठीक है, तो ये आपका क्या हो गया, अपरमेय संख्या हो गया। इसी प्रकार से यहाँ पर देखिए, जैसे 2√2 और हर में भी क्या है, √2 है, तो यहाँ पर क्या होगा, √2 और √2 कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास क्या बचेगा, 2 बचेगा। नहीं, तो 2 क्या है, 2 परमेय संख्या है। ठीक है, क्योंकि ये रूट के अंदर नहीं है और इसको हम लोग p बटा q के भी रूप में लिख सकते हैं, क्योंकि देखिए इसके हर के रूप में कम से कम एक तो हम लोग लिख सकते हैं। नहीं, तो ये जो है ये क्या है, परमेय संख्या है। और इसमें जो है 4 ऑप्शन है और 4 में तो एक सही होगा। अगर मान के चलिए जो ये अपरमेय संख्या है और ये क्या हो गया, परमेय संख्या है, फिर भी हम आगे चेक कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए √5 जो है इसका भी वर्गमूल नहीं निकलेगा, क्योंकि ये जो 5 है रूट के अंदर, ये भी क्या है, अपूर्ण वर्ग संख्या है। 6 भी क्या है, यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी में जो हमारा क्या है, √6, इसका भी वर्गमूल नहीं निकलेगा। तो कुल मिलाकर के हमारा जो क्वेश्चन था कि निम्न में कौन परमेय संख्या है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए, किसी धनात्मक पूर्णांक a तथा b के लिए a, b का मौसौ a, b का लॉसौ निम्न में से किसके बराबर है। मतलब डायरेक्ट पूछ रहा है कि मौसौ और गुना लॉसौ बराबर क्या होगा। ठीक है, तो हम लोग पढ़े हैं इसका सूत्र क्या होता है। इसका सूत्र देखिए, पहली संख्या और गुना क्या होता है, दूसरी संख्या। ठीक है, और यहाँ पर क्या है, जो पहली संख्या हमारा a दे रखा है और दूसरी संख्या हमारा क्या दे रखा है, b दे रखा है। तो इसका जो आंसर होगा वह क्या हो जाएगा, a गुना b। तो इस प्रकार से जो हमारा ऑप्शन होगा वह क्या हो जाएगा, c हो जाएगा। ठीक है, चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, घात 1 वाला बहुपद क्या कहलाता है। ठीक है, चलिए देखते हैं कि घात 1 वाला बहुपद क्या कहलाता है। नहीं, तो देखिए घात 1 वाला बहुपद जो है वह कहलाता है रैखिक बहुपद। क्या कहलाता है, रैखिक बहुपद। चलिए बहुपद में और भी जान लेंगे। जैसे अगर घात 1 की बात करें, ठीक, तो ये क्या हो जाएगा, रैखिक बहुपद। ये क्या हो जाएगा, रैखिक बहुपद। देखिए घात 2 की बात करें तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, द्विघात बहुपद। ठीक है, अगर हम घात 3 की बात करें तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, त्रिघात बहुपद। ठीक है, तो 10th लेवल में इतना ही पूछता है, घात 1 पूछता है, घात 2 पूछता है और घात 3 पूछता है। अच्छा, एक बार कभी कभी रहता है कि घात n वाले बहुपद क्या कहलाता है।
घात n वाला बहुपद, तो इसको डायरेक्ट हम लोग बहुपद कहेंगे, डायरेक्ट बहुपद कर सकते हैं या n घाती बहुपद कह सकते हैं। ठीक है, तो इतना क्वेश्चन बन सकता है। इससे और भी क्वेश्चन बनता है, जैसे पूछेगा कि रैखिक बहुपद के शून्यकों की संख्या कितनी होती है। तो देखिए रैखिक बहुपद के शून्यकों की संख्या कितनी होती है, 1। द्विघात बहुपद के शून्यकों की संख्या कितना होती है, 2। त्रिघात बहुपद के शून्यकों की संख्या होती है 3, और n घात वाले बहुपद के शून्यकों की संख्या होती है कितना, n। अगर किसी बहुपद का घात 4 हो तो उसका शून्य क्या हो जाएगा, 4, मतलब जितना घात उतना शून्य। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अब ये भी क्वेश्चन जो है बहुपद से ही रिलेटिव है, और यहां पर पूछ रहा है कि त्रिघात बहुपद का सबसे व्यापक रूप है नहीं। तो देखिए त्रिघात बहुपद नाम से ही है त्रिघात, तो 3 से शुरू होगा, तो क्या हो जाएगा, ax³ प्लस bx² प्लस cx और प्लस क्या हो जाएगा, d हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर व्यापक रूप से और भी क्वेश्चन बन सकता है, जैसे पिछले वाले क्वेश्चन में पढ़े थे हम लोग रैखिक बहुपद, मतलब घात 1 वाले बहुपद को हम लोग क्या कहते हैं, रैखिक बहुपद। तो रैखिक बहुपद का व्यापक रूप क्या होगा, देखिए इसका व्यापक रूप क्या होगा, ax प्लस b। उसी प्रकार से द्विघात बहुपद का व्यापक रूप क्या होगा, देखिए ax² प्लस bx प्लस क्या हो जाएगा, c। और त्रिघात बहुपद का तो होता ही है, क्या होता है, ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस क्या हो जाएगा, d। ठीक है, चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है। देखिए ये त्रिकोणमिति का एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इससे हर बार या तो 1-2 नंबर का क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा और 1 नंबर का तो मिलता ही मिलता है। नहीं, यहां पर दिया है sin a = 3/4, तो cos a का मान पूछता है। ठीक है, तो यहां पर एक चीज देखिए, यहां पर sin a का जो मान है वह 3/4 है। ठीक है, और sin a का जो फॉर्मूला होता है वह होता है लंब बट्टा कर्ण। ठीक, तो लंब को हम लोग इंग्लिश में कहते हैं परपेंडिकुलर, उससे एक उसका पहला अक्षर p, और कर्ण का होता है हाइपोटेनस, उसका पहला अक्षर क्या हो गया, h, बराबर क्या दिया है, 3/4। तो कहने का तात्पर्य क्या हो गया, p का मान हो गया हमारे पास 3, h का मान हो गया हमारे पास 4। अगर आप लोग पाइथागोरस का प्रमेय पढ़े होंगे, वहां पर 3 शर्तें होता है, लंब, कर्ण और आधार। तो हमारे पास देखिए लंब है, हमारे पास कर्ण है, आधार नहीं है, मतलब बेस नहीं है। ठीक है, तो बेस का पहला अक्षर क्या होता है, b, और इसका जो फॉर्मूला होता है वह होता है रूट के अंदर h² और माइनस क्या होता है, p²। तो यहां से हम b का डाटा क्लियर कर सकते हैं। देखिए h का मान क्या है, 4, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 4 का स्क्वायर माइनस p का मान क्या है, 3, तो ये क्या हो जाएगा, 3 का स्क्वायर। तो b का मान क्या होगा, देखिए 4 का स्क्वायर करेंगे 4 चौके 16, और 3 का स्क्वायर करेंगे कितना होगा, 3 तिया 9। तो हमारे पास b का मान क्या आया, √7, और 7 का वर्गमूल नहीं निकलेगा। अब हमें क्या निकालना है, कोस ए निकालना है। ठीक है, तो कोस ए का जो फॉर्मूला होता है वह क्या होता है, बोलिए, b/h। ठीक है, तो b का मान क्या हो गया, √7 हो गया, और h का मान हम पहले ही पता है हमें कितना है, 4। तो कहने का मतलब हमारा जो आंसर होगा, देख लीजिए किस में है, डी में है। ठीक है, तो हमारा इस सवाल का जो आंसर है वह क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए ये भी त्रिकोणमिति का एक बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। कह रहा है कि tan a बराबर होगा। ठीक है, तो tan a जो होता है, tan a बराबर होता है कोट 90 डिग्री माइनस a। ठीक है, क्या होता है, कोट 90 डिग्री माइनस a। अच्छा, इसी में मान करके चलिए कि पूछता, इसका आंसर पहले क्या हो जाएगा,
इसका आंसर हो जाएगा ए। इसी में अगर मान कर चलिए कि पूछता कि साइन ए बराबर क्या होता है, तो क्या हो जाता है इसका, कोस 90 डिग्री माइनस ए, या ऐसे होता कि कोस ए बराबर क्या होता है, तो क्या हो जाएगा साइन 90 डिग्री माइनस ए। ठीक है, इसी में अगर पूछ दिया जाए कि सेक ए बराबर क्या होता है, तो क्या हो जाएगा कोसेक 90 डिग्री माइनस ए, और इसी में पूछ दिया जाए कि कोसेक ए बराबर क्या होता है, तो क्या हो जाएगा सेक 90 डिग्री माइनस ए। ठीक है, नहीं तो और इस प्रकार से 5 बना, एक और बन सकता है, जैसे मान के चलिए शुरू में था कोट ए बराबर क्या होता, तो क्या हो जाएगा tan 90 डिग्री माइनस ए। कुल मिलाकर के 6 त्रिकोणमितीय अनुपात है, 6 का सूत्र आप लोग देख चुके हैं। तो हमारा क्वेश्चन क्या था कि tan ए बराबर होगा, तो क्या हो जाएगा कोट 90 डिग्री माइनस ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। देखिए ये हट चुका है, हम इसको फिर से ले आते हैं। देखिए यहाँ पर निर्देशांक ज्यामिति का एक बहुत सुंदर क्वेश्चन है किसी बिंदु की x अक्ष से दूरी उस बिंदु का कहलाती है। ठीक है, तो देखिए x अक्ष से दूरी, x अक्ष से दूरी क्या कहलाती है, तो कोटि कहलाती है। ठीक है, देखिए तो चलिए हम लोग कोऑर्डिनेट से जान लेते हैं कि क्या क्या क्वेश्चन बन सकता है। तो सबसे पहले ये देखिए, ये है x अक्ष और ये क्या है y अक्ष। नहीं, जहां पर x अक्ष और y अक्ष एक दूसरे को प्रतिच्छेद करे उसे हम लोग क्या कहते हैं, मूल बिंदु कहते हैं। ठीक है, ये क्या हो गया मूल बिंदु। मूल बिंदु का संकेत ओ होता है, क्योंकि हम लोग इसको मूल बिंदु को इंग्लिश में ओरिजिन कहते हैं। इसका जो नियामक होता है वह क्या होता है 0,0। ठीक है, और ये है मूल बिंदु, तो मूल बिंदु से दाईं की जो दूरी होती है वह क्या होती है प्लस, और मूल बिंदु से बाईं की दूरी क्या होती है माइनस। मूल बिंदु से ऊपर की दूरी होती है प्लस, और मूल बिंदु से नीचे की दूरी क्या होती है माइनस। तो यहां से देखिए ये क्या होता है, एक वृत्त का भाग होता है। हम लोग आगे की कक्षा में पढ़ेंगे, ये वृत्त का भाग होता है, ये वृत्त का एक भाग है, इसीलिए इसको क्या कहा जाता है चतुर्थांश, क्योंकि ये वृत्त का चौथा भाग है। ठीक है, इसको हम लोग कहेंगे प्रथम चतुर्थांश, इसको क्या कहेंगे हम लोग द्वितीय चतुर्थांश, इसको क्या कहेंगे हम लोग तृतीय चतुर्थांश, और इसको क्या कहेंगे हम लोग चतुर्थ चतुर्थांश। तो इसका अगर हम नियामक लिखेंगे तो देखिए अंग्रेजी वर्णमाला में पहले x आता है फिर y आता है, तो पहले x का नियामक क्या है यहाँ पर प्लस, और y का नियामक क्या है यहाँ पर प्लस। ठीक, इसी प्रकार से इसमें देखिए x का नियामक है माइनस और y का नियामक क्या है प्लस। इसमें x का नियामक है माइनस, y का भी नियामक क्या है माइनस। इसमें x का नियामक क्या है प्लस और y का नियामक क्या है माइनस। इतना हो गया चतुर्थांश से रिलेटिव। इसमें जो x अक्ष है, x अक्ष को हम लोग क्या कहते हैं पता है, भुज कहते हैं। क्या कहते हैं भुज, और y अक्ष को डायरेक्ट क्या कहते हैं हम लोग कोटि। लेकिन अगर आपका क्वेश्चन है क्या है, देखिए x अक्ष से दूरी, तो ये x अक्ष है, अगर x अक्ष से दूरी निकालेंगे तो कोटि का मान निकालेंगे हम लोग। ठीक है, x अक्ष से दूरी निकालेंगे, क्या निकालेंगे कोटि का मान निकालेंगे। इसलिए क्वेश्चन में अगर लगा है कि x अक्ष से दूरी क्या होगा, x अक्ष से दूरी क्या होगा, तो इसको हम लोग क्या कहेंगे कोटि कहेंगे। ठीक है, देखिए y अक्ष से दूरी की बात करेंगे, तो y अक्ष से दूरी को हम लोग क्या कहते हैं भुज कहते हैं। तो आपका जो क्वेश्चन था वो क्या था, किसी बिंदु के x अक्ष से दूरी क्या होगा, तो देखिए x अक्ष से दूरी क्या कहलाता है कोटि, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बी हो जाएगा। ठीक है, तो अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से वृत्त के क्षेत्रफल का सूत्र है। ठीक है, तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, देखिए पाई आर स्क्वायर होता है। नहीं, वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है पाई आर स्क्वायर, और देखिएगा वृत्त का परिधि तो वह होता है
2 पाई आर, और वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है पाई आर स्क्वायर है। इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। संचय बारंबारता वक्र कहलाती है। देखिए संचय बारंबारता वक्र क्या कहलाती है, तो त्वरण कहलाती है। नहीं, संचय बारंबारता वक्र क्या कहलाती है, तो त्वरण कहलाती है। देखिए हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम दो धनात्मक पूर्णांकों के निम्न में से किसे परिकलित करने का तकनीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा मॉसर, क्योंकि हम लोग यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम की सहायता से मॉसर ज्ञात करते हैं, HCF ज्ञात करते हैं। ठीक है, और इसमें ए बराबर, देखिए इसमें क्या करते हैं, ए बराबर BQ प्लस आर के फॉर्मूला का उपयोग करते हैं। ठीक है, जहां पर ए क्या होता है, भाज्य सूत्र लिख देते हैं। देखिए भाज्य बराबर क्या सूत्र होता है, भाजक गुना भागफल, और प्लस क्या होता है, शेषफल होता है। ठीक है, कुल मिलाकर के बाद क्या हुई, ए को हम लोग क्या कहेंगे भाज्य, बी को हम लोग क्या कहेंगे भाजक, ठीक है, क्यू को हम लोग क्या कहेंगे भागफल, और आर क्या हो गया हमारा शेषफल हो गया। तो इस फॉर्मूला का उपयोग करके हम लोग HCF निकालते हैं, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, या इसको हिंदी में हम लोग क्या कहते हैं महत्तम समावर्तक, मतलब मॉसर। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक रैखिक समीकरण युग्म जिसका कोई हल नहीं हो उसे क्या कहते हैं। तो देखिए जिसका कोई हल नहीं हो वह समांतर कहलाता है। क्या कहलाता है, समांतर। नहीं, इसमें देखिए हम और बता देते हैं, अगर एक हल हो तो वह क्या होता है प्रतिच्छेदी। ठीक है, एक हल होता है तो उसे हम लोग क्या कहेंगे प्रतिच्छेदी, या संगत भी हम लोग कहते हैं। ठीक है, नहीं, अगर अनेक हल हो, अनेक हल हो उसको हम लोग क्या कहते हैं संपाती, संपाती और संगत भी होता है। ठीक है, और अगर मान के चलिए कोई हल नहीं होगा, कोई हल नहीं होगा तो इसको हम लोग क्या कहते हैं प्रतिच्छेदी, संपाती हो गया समांतर। ठीक है, और ये क्या होता है असंगत। नहीं, इसका शर्त क्या होता है, एक हल का शर्त होता है A1 बट्टा A2 बराबर नहीं होगा B1 बट्टा B2। ठीक है, अनेक हल का सूत्र होता है A1 बट्टा A2 बराबर B1 बट्टा B2 बराबर C1 बट्टा C2, और कोई हल नहीं, इसका शर्त होता है A1 बट्टा A2 बराबर B1 बट्टा B2 बराबर नहीं होगा C1 बट्टा C2। ठीक है, इससे भी एक क्वेश्चन एग्जाम में हर साल देखने को मिल जाता है। नहीं, चलिए हमारा अगला क्वेश्चन है, tan 45 डिग्री का मान कितना होता है। नहीं, ये मान साधित क्वेश्चन है। तो देखिए tan 45 डिग्री का मान कितना होता है, तो 1 होता है। tan 45 डिग्री का मान कितना होता है, 1 होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर क्या है कि कोसेक स्क्वायर ए माइनस 1 बराबर क्या होता है, तो कोट स्क्वायर क्या होता है ए का फॉर्मूला होता है कोसेक स्क्वायर ए माइनस 1। ठीक है, इसका सूत्र ऐसे निकलता है, देखिए कोसेक स्क्वायर ए माइनस कोट स्क्वायर ए का मान जो है किसके बराबर होता है 1 के बराबर। तो अगर हम कोसेक स्क्वायर ए का फॉर्मूला जानेंगे तो क्या होगा 1 प्लस कोट स्क्वायर ए, और कोट स्क्वायर ए को उधर ले जाएंगे तो ये माइनस उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। इधर हमारे पास क्या बचेगा कोसेक स्क्वायर ए और माइनस क्या हो जाएगा 1। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो गया कोट स्क्वायर ए। ठीक है, हमारा अगला क्वेश्चन है, देखिए क्या है क्वेश्चन, tan 26 डिग्री और बट्टा कोट 64 डिग्री, इसका मान कितना होता है। इसका मान जो है डायरेक्ट हम लोग 1 लिख सकते हैं, लेकिन बनता कैसे है देखिए,
यहाँ पर कितना है tan 26 डिग्री और बट्टा कोट 64 डिग्री। तो इसमें या तो हम tan को तोड़ेंगे या कोट को तोड़ेंगे, मतलब अंश और हर को बराबर करेंगे। तो हम कैसे तोड़ सकते हैं, देखिए इसको सरल रूप में कैसे ला सकते हैं। 26 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, अगर 90 में से हम 64 घटा दें, नहीं तो 26 हो जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और यहाँ पर कितना दिया है, कोट 64 डिग्री, ठीक है। तो tan 90 डिग्री माइनस थीटा हम लोग पढ़े हैं, क्या होता है कोट थीटा है। और यहाँ पर क्या है कोट 64 डिग्री, तो ये कैंसिल हो जाएगा, कितना हो जाएगा यहाँ पर 1। तो इस सवाल का आंसर क्या होगा 1 हो जाएगा। चलिए हमारा अगला क्वेश्चन है, सूत्र m1x2 प्लस m2x1 कोमा बट्टा m1 प्लस m2 कोमा क्या दिया है, देखिए m1y2 प्लस m2y1 बट्टा m1 प्लस m2 क्या कहलाता है। इसको हम लोग कहते हैं अंतः विभाजन। क्या कहते हैं, ये विभाजन सूत्र है नहीं, क्योंकि सूत्र में प्लस है, इसको हम लोग क्या कहते हैं अंतः विभाजन, ठीक है। इसका सूत्र क्या होता है, इसका सूत्र होता है m1x2 प्लस m2x1 बट्टा क्या होता है m1 प्लस m2। ये किसके बराबर होता है, ये होता है x निर्देशांक के बराबर, ठीक है। और इसी में y निर्देशांक के बराबर होता है m1y2 प्लस m2y1 बट्टा क्या होता है m1 प्लस m2, ठीक है। चलिए हमारा अगला क्वेश्चन है, दूरी सूत्र यहाँ पे पूछ रहा है, ठीक है। P क्या है, P x1y1 और Q क्या है x2y2 है। देखिए यहाँ पर एक बिंदु है P और यहाँ पे एक बिंदु क्या है Q। P का नियामक है x1y1 और Q का नियामक क्या है x2y2, ठीक है। इसका जो दूरी सूत्र होता है वह होता है रूट के अंदर x निर्देशांक का अंतर होता है। तो x2 माइनस क्या बोल सकते हैं x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, या ऐसे भी लिख सकते हैं इसको x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ठीक है। इस प्रकार से ये क्वेश्चन भी क्लियर हुआ। हम लोग देखेंगे अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, दो त्रिभुज में संगत कोण, जैसे मान के चलिए यहाँ पर हमारे पास दो त्रिभुज है, एक का नाम है ए बी सी, दूसरे का नाम है देखिए डी ई और एफ, ठीक है। इसमें कह रहा है कि दो त्रिभुज में संगत कोण बराबर है, नहीं मतलब ए बराबर क्या दिया है डी, बी बराबर क्या है ई और सी बराबर क्या है एफ, और संगत भुजाएं एक ही अनुपात में है। मतलब देखिए ए बराबर क्या है आपका बी है, बी बराबर क्या है ई है और सी बराबर क्या है एफ है, और संगत भुजाएं अनुपाती है। अनुपाती का मतलब ए बी जो है डी ई के बराबर है, नहीं बी सी जो है बट्टा में ई एफ के बराबर है, और ए सी का जो अनुपात है डी एफ के बराबर है, ठीक है। तो इन दोनों त्रिभुज क्या कहते हैं, बहुत आसान सा है, इस दोनों त्रिभुज को हम लोग क्या कहते हैं समरूप, ठीक है। इसको हम क्या कहेंगे ए बी सी, समरूप त्रिभुज क्या हो जाएगा डी ई एफ, कुल मिला के इसका आंसर क्या हो जाएगा समरूप हो जाएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 हम लोग क्लियर किए। अब हम लोग देखेंगे इसका अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, एक समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग शेष दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर है, इस प्रमेय को किसने प्रतिपादित किया था। नहीं तो देखिए ये क्या है आपका समकोण त्रिभुज, ठीक है। इसको मान लेते हैं ए, मान लेते हैं बी और इसको क्या मान लेते हैं सी, और बी यहाँ पर क्या है समकोण है। समकोण के सामने वाली भुजा क्या होती है कर्ण होती है, कर्ण के सामने वाली भुजा क्या होती है लंब होती है, नहीं और ये जो भुजा होती है वो क्या होती है आधार होती है। इसमें जो है क्या होता है देखिए पाइथागोरस प्रमेय है ये, इसमें होता है कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर और जोड़ क्या होता है
आधार का स्क्वायर नहीं। तो ये थ्योरम किसने प्रतिपादित किया था? तो इस थ्योरम का प्रतिपादन किया था पाइथागोरस महोदय ने। क्या हो जाएगा? पाइथागोरस। ठीक है, इसको हम लोग पाइथागोरस प्रमेय भी कहते हैं। ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा? पाइथागोरस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है 3.5 cm त्रिज्या वाले अर्धगोले का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो देखिए, त्रिज्या मतलब रेडियस, मतलब क्या? आर। आर का जो मान दिया है वह क्या कितना दिया है? 3.5 सेंटीमीटर। ठीक है, और अर्धगोला का जो वक्र पृष्ठ होता है, अर्धगोला का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल मतलब क्या होता है? देखिए 2πr²। ठीक है, नहीं तो यहां पर हो गया 2 पाई का मान कितना ले सकते हैं? 3.14 या 22/7। तो चलिए नहीं दिया है तो हम लोग 22/7 ही लेते हैं। और r² मतलब r 2 बार होगा 3.5 गुना कितना हो जाएगा? 3.5। यहां से हम कैंसिल कर सकते हैं। 7 पंचे कितना होता है? 35। तो 22 पंचे 110 मतलब क्या हो गया? 11। 11 दूनी क्या हो गया? 22। और 22 को हम लोग 3.5 से गुना करेंगे तो 22 पंचे कितना होगा? 110 जीरो, और 22 दिया 66, और 11 कितना हो गया? 77। तो क्या होगा? 77.0, मतलब इसका आंसर क्या होगा? 77 cm²। ठीक है, तो इस सवाल का आंसर हुआ 77 cm²। और आज का हम लोग लास्ट क्वेश्चन देखेंगे, मतलब 2011 का लास्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्या कह रहा है? देखिए, किसी प्रयोग की सभी प्रारंभिक घटनाओं की प्रायिकताओं का योग कितना होता है? तो देखिए, इसमें 2 घटना होता है। एक होता है संभव घटना, जिसको हम लोग निश्चित घटना भी कहते हैं, और एक होता है असंभव घटना और निश्चित घटना या पूरक घटना भी कहते हैं। इसका जो योग होता है वह किसके बराबर होता है? 1 के बराबर होता है। ठीक है, इसमें से संभव घटना की जो प्रायिकता होती है वह क्या होता है? 0। असंभव घटना की जो प्रायिकता होती है वह क्या होता है? 1 होता है। ठीक है, और प्रायिकता का जो मान होता है वह क्या होता है? या तो 0 से बड़ा होगा, या क्या होगा? बराबर होगा, या 1 से छोटा होगा, या फिर क्या होगा? बराबर होगा। मतलब प्रायिकता का मान 0 से लेकर 1 के बीच में होता है। 0 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है, और इसके बीच में कोई भी अंक हो सकता है। 0 से छोटा नहीं हो सकता है और 1 से बड़ा नहीं हो सकता है। तो इस प्रकार से हम लोगों ने 2011 में लगभग 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पढ़े, जो कि एग्जाम के दृष्टिकोण से काफ़ी इंपॉर्टेंट है।